Assalamu alaikum everyone. Our next topic of discussion is umbilical cord. इसमें हम देखना है दो umbilical arteries होती हैं जो कि deoxygenated blood लेकर जाती हैं fetus से towards the placenta, और एक umbilical vein होती है जिसमें oxygenated blood होता है जो कि placenta से fetus तक जाता है। अब तीन चीज़ें होती हैं umbilical cord में, दो आर्टरीज होती हैं, एक वेन होती है और वाटन जेली होती है जो कि इसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर सिंगल umbilical आर्टरी हो तो उससे कोई मतलब होता है कोई कंजेनिटल या क्रोमोसोमल एनोमली हो सकती है, और ये एमसीक्यू है कि umbilical आर्टरीज और वेन एलेंड्रॉइड से ड्राइव होती हैं। उसके बाद आ जाता है यूरेकस। यूरेकस जो है वो एलेंटॉइस का एक रेमनेंट होता है, यॉर्क सैक होता है, ठीक है, अर्ली लाइफ में, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फीटस को बिफोर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। उससे बनता है एलेंटॉइस, और एलेंटॉइस जो है वो एक्सटेंड करता है इनटू दी क्लोका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करता है। क्लोका जो है वो शेयर्ड ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी और डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है, एलेंटॉइस का बाद में रेमनेंट इंट्रा एब्डोमिनल जो है बच जाता है, उसको कहते हैं यूरेकस। यानी कि ये जो लाइन नज़र आ रही है अम्बिलिकल कॉर्ड से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये अम्बिलिकस, और ये जो इसका रेमनेंट बच गया है एलेंटॉइस का, इसको हम बोल रहे हैं यूरेकस। अब अगर ये ऑब्लिटरेट ना हो तो उसकी वजह से एनोमलीज हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और मेलिग्नेंसीज के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ऑब्लिटरेटेड जो यूरेकस है वो रिप्रेजेंट होता है बाय मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब इसमें तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले पेटेंट यूरेकस, अगर तो ये बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारा पेटेंट है एक, ठीक है, तो हमें अम्बिलिकस से यूरिन डिस्चार्ज मिलेगा, यानी ब्लैडर और अम्बिलिकस में कनेक्शन बन गया है, तो ये हमें यूरिन डिस्चार्ज मिलेगा अम्बिलिकस से। उसके बाद है यूरेकल सिस्ट। अब इसमें पार्शियल फेलियर टू ऑब्लिटरेट है, ठीक है, कुछ हिस्सा ऑब्लिटरेट हो गया, कुछ बच गया। अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बच गई है, इसको हमने बोल दिया यूरेकल सिस्ट, और ये भी एमसीक्यू है दैट इट इज़ लाइंड विद यूरो एपिथेलियम। अब सिस्ट अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो हमें अम्बिलिकस के नीचे एक पेनफुल मैस मिलेगा। उसके बाद है वेसाइको यूरेकल डाइवर्टिकुलम, यानी स्लाइड फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट। बाकी सारा ऑब्लिटरेट हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बच गया था और अब वो ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो गया और ब्लैडर की आउट पाउचिंग हो गई है, इसे हम बोलेंगे वेसाइको यूरेकल डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट कम्स द विटिलाइन डक्ट। इसको हम ओम्फेलोमीजेंटेरिक डक्ट या यॉर्क स्टॉक भी बोलते हैं। ओम्फेलोमीजेंटेरिक मतलब ये अम्बिलिकस और मिजेंट्री यानी इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होती है, और यॉर्क स्टॉक मतलब कि ये यहाँ पर होता है यॉर्क सैक जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को। ये कनेक्टेड होता है जो एम्ब्रियो है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, यानी ये मिडगट है और ये योक सैक है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो है योक स्टॉक, या इसको हम बोलते हैं विटिलाइन डक्ट, ये वाली डक्ट, और यहाँ पर होती है अम्बिलिकस, यानी ये योक सैक को मिडगट के साथ कनेक्ट करती है। अब ये ऑब्लिटरेट हो जाती है बाय 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट, यानी 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये भी एमसीक्यू होता है। अब इसमें भी उसी तरह से तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन डिजीज़ आ जाती हैं। अगर तो ये पेटेंट रह जाए, ये कनेक्शन अगर पेटेंट है तो क्या होगा, ये ऑब्लिटरेट ही नहीं करेगी, कनेक्शन रहेगा। अब मिडगट में क्या होता है, फीसिस होती हैं, तो हमें यहाँ अम्बिलिकस से क्या मिलेगा, मेकोनियम डिस्चार्ज मिलेगा। उसके बाद अगर ये पार्शियल क्लोजर हुआ है इसका, तो यहाँ पर एक सिस्ट रह जाएगी, ठीक है। और ये भी एमसीक्यू है कि यहाँ पर ट्विस्ट होने का ज़्यादा चांस होता है, तो यहाँ पर रिस्क होता है ज़्यादा वॉल्वुलस का। उसके बाद ऊपर वेसाइकोयूरेकल डाइवर्टिकुलम था और यहाँ पर बनेगा मैकल्स डाइवर्टिकुलम, यानी इसमें क्या होता है स्लाइट फेलियर टू ऑब्लिटरेट।
बाकी सारी ख़त्म हो गई है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो था वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ। और ये हमने ये भी पढ़ लिया था जीआईटी में कि आइलियम के लेवल पर होती है। एंड इट इज़ टू डायवर्टिकुलम, क्योंकि इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। यूजली ये सिम्टोमेटिक होती है और इसमें हेटरोट्रॉफिक गैस्ट्रिक या पैंक्रियाटिक टिश्यू हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर मेलिना, हेमेटोगेजिया और एब्डोमिनल पेन के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द फेरेंजियल apparatus। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फेरेंजियल क्लेफ्ट, आर्च और पाउच। इस तरह से आर्च होती है, फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। अब इसकी बाहर वाली साइड पे जो ग्रूव सा बन रहा है इसको बोलते हैं क्लेफ्ट, और अंदर जो कनकेव सरफेस है इसे बोलते हैं पाउच। ये यहाँ पर इन्होंने आर्च दिखाई हुई है, बाहर वाली साइड पे ये क्लेफ्ट या ग्रूव इसको बोलते हैं, और अंदर जो है ये है पाउच। अब ये एमसीक्यू है, इसी ऑर्डर में याद करना है कैब से, ठीक है। क्लेफ्ट एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, उसके बाद आर्चिस मेसोडर्म या न्यूरल क्रैस्ट सेल से, और पाउचिस एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके डेरिवेटिव्स देखें, ये सारे डेरिवेटिव्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम क्लेफ्ट के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। अब 4 क्लेफ्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो ग्रीन लाइनिंग से दिखाई हुई है, यानी ये ग्रूव्स हैं 4। फर्स्ट से बनेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, सपोज ये पहला क्लेफ्ट है। और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, इनसे बनती हैं टेम्पररी सर्वाइकल साइनस। बाद में क्या होता है कि जो सेकंड फेरेंजियल आर्च है ना, उसका मेसेनकाइम यहाँ पर उसकी प्रोलिफरेशन होती है, तो ये ऑब्लिटरेट कर जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये परसिस्टेंट रह जाए तो हमें एक सिस्ट मिलेगी, एक लेटरल नेक मैस मिलेगा, उसको हम बोलेंगे फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट। ये लेटरल नेक मैस होगा एंटीरियर टू दी sternocleidomastoid एंड इट विल नॉट मूव विद स्वेलिंग। जबकि हमने थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट में पढ़ा था कि ये एंटीरियर नेक स्वेलिंग होती है और ये मूव करती है स्वेलिंग के साथ। तो क्लेफ्ट में बस ये 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से सर्वाइकल साइनस। उसके बाद अगर हम पाउच के डेरिवेटिव्स देखें, ये भी सारे इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ईयर से ही रिलेटेड है, इससे यूस्ट्रेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक कैविटी, मिडल ईयर कैविटी में स्ट्राइडियर सेल्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्च से क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बना था, और फर्स्ट पाउच से अंदर की साइड पे जो है इससे यूस्ट्रेशियन ट्यूब में मिडल ईयर कैविटी बन रही है। And it also contributes to endoderm lined structures of the ear। उसके बाद सेकंड पाउच अगर देखें, ये भी 4 ही होते हैं पाउच, क्लेफ्ट भी 4 हैं और पाउच भी 4 ही हैं। सेकंड से पैलाटाइन टॉन्सिल्स की एपिथेलियल लाइनिंग बनेगी, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक डोर्सल विंग होता है और एक वेंट्रल विंग होता है। दोनों के डोर्सल विंग से बन रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, थर्ड से इंफीरियर और फोर्थ से सुपीरियर। और वेंट्रल विंग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थाइमस बनता है और उसके वेंट्रल विंग से अल्टीमोफेरेंजियल बॉडी बनती है, जो कि बाद में पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड बनाती है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फोर्थ बड़ा नंबर है तो इससे सुपीरियर पैराथायराइड बनेगा और थर्ड से इंफीरियर बनेगा। यहाँ से पैराफोलिकुलर सेल्स, इसमें से 4 की आवाज़ आ रही है तो फोर्थ पाउच से, और इससे बनेगा थाइमस। सेकंड से टॉन्सिल और फर्स्ट इज रिलेटेड टू द ईयर। उसके बाद अगर हम आर्चेस देखें ना, तो हर आर्च की एक अपनी नर्व सप्लाई होती है, आर्टीरियल सप्लाई होती है, कार्टिलेज और मसल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि हम आगे देख लेते हैं। पहले नर्व सप्लाई देख लेते हैं। फर्स्ट आर्च की 5th नर्व है, सेकंड की 7th, थर्ड की 9th ग्लोसोफ्रेंजियल, फोर्थ की और 6th की वेगस नर्व है। फोर्थ को सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच और 6th को रिकरेंट या फिर इंफीरियर लेरेंजियल ब्रांच सप्लाई करती है। अब दोनों के डेरिवेटिव्स में मसल्स के भी डेरिवेटिव्स हैं और कार्टिलेज के भी। फर्स्ट में हमने एम से याद करना है, सारी एम से ही चीज़ें हैं।
इसमें मसल्स जो हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, टेंसर मसल्स हैं, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, और कार्टिलेज में मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस। सेकंड में मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो फिफ्थ नर्व थी ना उसकी मैंडिबुलर ब्रांच है, तो ये भी एम से है। मैंडिबुलर ब्रांच ये एम से मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, एम से ही मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोसेसेस। सेकंड में देखें तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और रिचर्ड कार्टिलेज और स्टाइलोहाइड लिगामेंट एंड लेसर हॉर्न ऑफ हाइड। ये अब सेवंथ नर्व है, सेवन है एस से, तो इसमें एस वाले सारे मसल्स आ रहे हैं, स्टेपीडियस, स्टाइलोहाइड, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। कार्टिलेज में भी एस वाली चीज़ें, स्टेपीज, स्टाइलोहाइड, इसमें लेसर हॉर्न ऑफ हाइड है और स्टाइलोहाइड लिगामेंट एमसीक्यू में भी आया हुआ है। थर्ड में देखें तो ग्लोसोफ्रेंजियल नाइन्थ नर्व, ये स्वेल्विंग से रिलेटेड है, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है और ग्रेटर हॉर्न ऑफ थायराइड। सेकंड में था लेसर हॉर्न ऑफ हाइड और थर्ड में है ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइड। उसके बाद फोर्थ और सिक्स्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ से जो है कंस्ट्रिक्टर मसल्स, क्रीकोथायराइड और लिवेटर विलाय पैलेटिनाई, इनकी नर्व सप्लाई होती है सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच से। और जो सिक्स्थ हैं उससे ड्राइव होते हैं ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रीकोथायराइड। तो वो क्रीकोथायराइड की नर्व सप्लाई पूछ लेते हैं, तो क्रीकोथायराइड की नर्व सप्लाई होगी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच और बाकी सारे इंट्रिंसिक मसल सप्लाई होंगे बाय रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच। और इसमें कार्टिलेज देखें तो सारे लेरिंग्स के ही हैं, एरिटेनाइड, क्रीकॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, इसके अलावा थायराइड। थर्ड और फोर्थ जो है वो बनाती हैं पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। एंटीरियर टू थर्ड हमने देखा था फर्स्ट से बना था और पोस्टीरियर वन थर्ड थर्ड और फोर्थ से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट एंटीरियर टू थर्ड की नर्व सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व होती है और पोस्टीरियर वन थर्ड की वेगस और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व होती है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और फिफ्थ आर्ट से कोई डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इसके अलावा दो सिंड्रोम्स हैं, रोबिन सीक्वेंस, इसमें एक ट्रायड होता है, माइक्रोग्नेथिया यानी अंडर डेवलपमेंट ऑफ द जॉ, ग्लोसोटोसिस होता है बैकवर्ड पोजीशनिंग ऑफ टंग, इसके साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, हियरिंग लॉस है और एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है।